चलिए तो आज नया लेक्चर शुरू करते हैं। वही एक्सरसाइज 11.2 ही चल रहा है और सॉरी 11.2 का है, 11.2 तो फिर हम लोग समाप्त कर दिए ना। आज हम लोग हो जाएगा शुरू, हम लोग एक्सरसाइज 11.3 की बात करेंगे। अध्याय 11 ही है और ये मेरा लेक्चर नंबर 4 होगा, है ना। लेकिन आज से हम लोग जो टॉपिक टच करेंगे वो टॉपिक है समतल। समतल टॉपिक है हम लोगों का आज से, समतल यानी कि प्लेन। और बिल्कुल वही टॉपिक रहेगा। हम लोग फिर से फॉर्मूला ढूंढेंगे और फॉर्मूला ढूंढेंगे का मतलब ये हुआ कि अपने हिसाब से हम लोग एक प्लेन को एज्यूम करेंगे, एक प्लेन बनाएंगे समतल, कुछ ऐसा ये। और अगर ये प्लेन है तो इसको हम लोग स्पेस में रखेंगे, है ना। और स्पेस में रखेंगे तो हम इसके तीन विमा का कौन सा हो गया, एक ये विमा हो गया, एक इस पर विमा हो गया और एक ये चीज़, देखो ध्यान समझो इसको, एक विमा, ये दूसरी विमा और एक वो विमा जो बाहर की ओर से निकला है, ये विमा। इन तीनों विमाओं का हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। इससे पहले इसमें नोटिफिकेशन बहुत आ रहा है, उसके गला को बंद कर देते हैं पहले, नोटिफिकेशंस बहुत आ रहे हैं। चलिए, वरना ये 2-2 मिनट में कुछ ना कुछ कहता रहेगा। एप्लीकेशन का चैट बॉक्स बहुत इंगेज रहता है, वहाँ पर गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ज़्यादा होता है, पढ़ाई की बातें कम होती हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.3 समतल यानी प्लेन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। प्लेन अपने आप को हम लोग समझाएंगे, ठीक है। किताब के अकॉर्डिंग अगर देखें तो किताब में जो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों को कह रहा है वो शायद वो अभिलंब सदिश का जिक्र है, तो हम लोग वही फॉर्मूला पहले ढूंढेंगे, अभिलंब सदिश का ही फॉर्मूला ढूंढेंगे। देख लेते हैं बाबू एक बार कि कौन सा है इसमें। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, ठीक है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, तो यही मेरा टॉपिक रहेगा आज का। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो यहां हम लोग प्लेन का इक्वेशन, लेकिन वो भी नॉर्मल फॉर्म, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। हाँ, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करना है, एक प्लेन और उस प्लेन का एक अभिलंब, ठीक है। तो अपने आप को हम समझाएंगे सबसे पहले कि एक प्रश्न देखो कैसे रहेगा, एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करें जिसमें अभिलंब एंड ऑल दैट बातें होंगी, ठीक है। देखते हैं आगे कैसे काम करता है ये। कैसे का मेरा मतलब ये हुआ बाबू, कैसे से मेरा मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो हम स्पेस बनाते हैं। खाली ध्यान से देखना कि ये वर्क कैसे करता है, ताकि हम लोग फॉर्मूला आसानी से निकाल सकें, ठीक। इसके प्रोसेस को शायद हम समझाने में कामयाब हो जाए, और अगर हम इसके प्रोसेस को आपको समझा देते हैं तो फिर सूत्र निकलेगा, और जब हम लोग सूत्र के जाएंगे तो सूत्र के अंदर एक और सूत्र बनेगा, यानी फॉर्मूला विद इन फॉर्मूला, और एक ही बार में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यही हम लोगों का आज का इंट्रोडक्शन टॉपिक रह जाएगा, यही हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 4 रहेगा। तो ये x, ये y और ये z, ठीक है। अब हम एक प्लेन रखेंगे समतल, ये देखिए, ये एक प्लेन है, ये समतल है, और ये समतल तीनों अक्ष के साथ है। तीनों अक्ष का मतलब इस तरफ के लिए भी है, उस तरफ के लिए भी रखा हुआ है, उस तरफ के लिए भी रखा हुआ है, नीचे साइड से भी ये रखा हुआ है, ऊपर साइड से भी रखा हुआ है, सब तरफ से ये ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो, अब समतल कैसा होगा, नहीं समतल कैसा होगा कभी मायने नहीं रखता, कभी मायने नहीं रखता। आप अपने आप को समझाते हैं कि प्लेन कैसा है, समतल कैसा होगा, ये आप अपने आप को समझाए, हम भी समझा दिया, ठीक है। मेरे लिए समतल ऐसा है, ठीक है। उसका बोलता है समतल का समीकरण ज्ञात करें, लेकिन वो अभिलंब होगा, तो समतल पर हमको एक लंब खींचना होगा। तो हम एक वेक्टर लेंगे, देखो ध्यान से, ये प्लेन है, ये प्लेन का सतह है, इस सतह पर हम एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर का नाम हम रखा एन वेक्टर। क्या नाम रखा हम इसका, एन वेक्टर। और ये वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, देखो कुछ चीज़ें इमेजिनेशन होगी बाबू, है ना। लाइए भाई, मेरा टैबलेट कहाँ गया, ये देखिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। देखिए y z पर ऐसे लदा हुआ है ना,
y के सहारे रखा हुआ है और ये बाहर की ओर आया हुआ है। ये देखो ये बाहर की ओर आया हुआ है और ये जो भाग बाहर की ओर आया हुआ है वो x की ओर है। ये देखिए ऐसा है। अब इस पर हम परपेंडिकुलर डाल दिया, ये n इस पर परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, इस पर समतल पर। ये है फोटो। किसको किसको संभाले आदमी, इसके संभाले, टैबलेट संभाले, क्या करे। ये इस प्रकार से लदा हुआ है। बस यहाँ पर 2D है, 2D में सिर्फ y और z है, हमको x भी दर्शाना, तो कैसे दर्शाएंगे, ये इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। अब ये देखो इस पर y के लिए ये वाला लाइन बता रहा है, x के लिए ऊपर वाला लाइन बता रहा है, ये जो बाहर की ओर निकला है ना वो x है। हाँ, कभी कुछ गिर रहा है, उधर संभाले उधर संभाले, क्या क्या संभाले भाई, है ना। बट समझ में आ जाना चाहिए तो ठीक है, कुछ भी संभाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि ये है एक वेक्टर, ये एक सदिश है और ये सदिश लंब है किस पर, इस समतल पर, ठीक है भाई। इस समतल पर कहीं पर हम एक पॉइंट लिया, ये बिंदु लिया। अब बिंदु का नाम है P और P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x, y और z, ठीक। और ये तो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, ठीक है। तो हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम O से मिला दें तो ये मिलेगा हमको वेक्टर R, ठीक है। और कहीं पर ओरिजिन से अगर हम समतल को देखें तो ये एक दूरी है, ओरिजिन से अगर हम समतल को देखें तो ये अपने आप में एक दूरी है और ये दूरी है, मान लेते हैं स्मॉल d, दूरी है, सिर्फ दूरी तो एक अदिश राशि होती है ना। अब ये क्या है सर, उसको ही बताना पड़ेगा इसी में, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा, देखो ध्यान से, समतल ऐसे रख दिया है बाबू, है ना। देखो यहाँ पे ये तो n है, बोलो हाँ ठीक है। इस पर हम कहीं पर एक बिंदु P ले लिया, तो यहाँ पर हम कहीं पर एक बिंदु P रख लिए, यहाँ पर किताब पर समझा सकते हैं, उस पर गंदा कर सकते हैं ना, टैबलेट पे नहीं कर सकते इतना गंदा। चलिए देखो ये हो गया, ये एक समतल है, इस प्रकार से रखाया हुआ है। यहाँ पर n है, n क्या है, हम बोलेंगे n जो है वो प्लेन पर लंब है। तुम देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब इस पर गिर रहा है, ठीक। इसके बाद हम बताया कि मूल बिंदु यहाँ, ये तो x है बाहर की ओर, ये x बाहर की ओर, तो ये x है, ये बाहर की ओर है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि मूल बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर है, तो मूल बिंदु से जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो ना वो इस पॉइंट पे डाल रहे हो, तो हम वही बोल रहे हैं कि मूल बिंदु से जो आया वो परपेंडिकुलर गिर गया यहाँ ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर जो मूल बिंदु से है वो यहाँ आकर इस पर गिरा। बिंदु P कहीं पर समतल पे बिंदु P है, कहीं पर भी समतल पे बिंदु P है, कहीं पर भी, या इस प्रकार से रख दिया। देखो भाई अगर इतना सा दिमाग पर जोर नहीं लगाओगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर हम फॉर्मूला ही दे देते हैं तुमको, इसलिए इसको बोल रहे हैं, ध्यान समझो। तो इन तीन चीजों को हम ढंग से समझते हैं। जो हम किताब अभी लिए हुए थे वो एक प्लेन है, समतल है, समतल पर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु का नाम P है, P का कोऑर्डिनेट्स x, y, z दे दिया गया है। मूल बिंदु से समतल की जो दूरी है वो d है और समतल पर हम एक परपेंडिकुलर भी डाले हैं जिसका नाम है वेक्टर n, ठीक। ये एक यूनिट वेक्टर अगर हम देखें, एकांक सदिश इसका देखें तो वो क्या होगा, एकांक सदिश होगा कैप n की, वेक्टर n की दिशा में एकांक सदिश कौन होगा, कैप n होगा, ठीक। ये तो भाई हो गया स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। ये दूरी को अगर मापें तो ये जो है इसका जो अगर d का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको d का तो वैल्यू मिल जाएगा, बट ये एक सदिश है, केंद्र से समतल पर स्थित किसी बिंदु पर परपेंडिकुलर है ये, ठीक। अच्छा यहां तक तो बात हो गई भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात, क्या कह रहे हैं हम, अरे हटो यार, अब समझो एक बात को ध्यान से। अगर हम इसका कुछ नाम रख दें, लाइक m नाम रख दें, ये m है, कोई पॉइंट m है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि O से m वेक्टर, O से m वेक्टर m से p वेक्टर बराबर होगा O से r वेक्टर, सॉरी O से p वेक्टर। अब तुम बोलोगे सर mp वेक्टर कहां बन गया, भाई अब तो तुम अजबे बात कर रहे हो। बोल रहे हैं कि इस प्लेन को ऐसे समझो, ये ऐसे लाइन था तो p वेक्टर इस पर था और उसके बाद नीचे साइड से परपेंडिकुलर डाले हो, तो परपेंडिकुलर क्या है, उसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर का m है, तो वो m ऊपर में डिस्प्ले होगा ना, इधर m
प्लेन है ना, ये समतल है, तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डाले तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नीचे से कहाँ गिरा है, इस पर गिरा है। तो ये परपेंडिकुलर से P की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर M बोल रहे हैं। ऐसे लिखा गया, इधर से डाला परपेंडिकुलर तो जो पॉइंट है इस पर बना हुआ यहाँ पे M है, वो M इधर डिस्प्ले किया, M P से है, तो M से P की दूरी जो है वो MP है। इस पर ऐसे कॉपी पर अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत, ऐसे नहीं आएगा समझ में। और ये क्या है, त्रिभुज के सदिशों के योग का नियम है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, OP वेक्टर को हम पहले ही डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो कोई वेक्टर R होता है, और OM वेक्टर जो है, OM वेक्टर कहाँ गया भाई, OM वेक्टर वो है D, है ना, D है वो, और प्लस MP वेक्टर का वैल्यू MP नहीं मालूम है हमको, MP नहीं मालूम है, MP वेक्टर पता ही नहीं हमको। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे भाई, अब देखो ध्यान से, कुछ तो पता चलेगा ही, है ना, क्या पता चलेगा वो भी तो देखना है कि वैल्यू क्या निकलता है, क्या निकलता है वैल्यू। तो MP वेक्टर अगर हम सिर्फ निकाले यहां पर, MP वेक्टर मीन्स एक लाइन जो समतल पे पड़ा हुआ है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन जो समतल पर है वो है MP, उसका वैल्यू हो जाएगा D नहीं, उसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर R माइनस का D, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये किसका वैल्यू मिला है, किस वेक्टर का वैल्यू मिला है, वो वेक्टर का जो समतल पर है, कौन है वो, MP। अच्छा, MP वेक्टर भी समतल पर है, और ये जो यूनिट वेक्टर निकल कर आया वो भी किस पर पड़ा हुआ है, समतल पर आया। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा किसका, MP वेक्टर भी समतल पर है और यूनिट वेक्टर भी समतल पर है। हम कह सकते हैं कि MP वेक्टर है ना, MP वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं बोल सकते, बट हाँ लाइन अलोंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं, इक्वेशन तो नहीं है ये फिलहाल, इस समतल का तो नहीं है, बट हाँ इतना है कि समतल पर ये लाइन है जो है, क्या नाम इसका, MP। ठीक है, हम ये मानते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि MP जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या ये कहा जा सकता है, अगर इस वेक्टर पर कहीं पर भी एक पॉइंट MP है, इस वेक्टर पे कहीं पर भी पॉइंट MP है, और n जो है वो इस समतल पर लंब है, तो n कहीं भी लंब हो सकता है यहाँ भी। और वेक्टर का फ्री फॉर्म नियम तो हम जानते ही हैं कि मान लो ये वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर इस कोना पर है, यहाँ पर है, तो हम इसको उठा करके ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वो MP पर परपेंडिकुलर है, या फिर P पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, या फिर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, वो यहाँ कहीं पर भी परपेंडिकुलर तो शो हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि MP वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर n के। सही है गलत, सही। अच्छा, अब इसको कंफ्यूज मत होना, ये इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशन नहीं है, बस एक वेक्टर है, कोई सदिश है जो प्लेन पर रखा हुआ है। हम इसको आप इक्वेशन, हम तो इक्वेशन ही समझते हैं कि वो प्लेन का इक्वेशन ही है। आप ऐसे समझेंगे कि समतल पर यानी किताब पर एक लाइन है MP जिसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब देखो MP इज परपेंडिकुलर n, जब दो सदिश, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होता है तो उनका अदिश गुणनफल 0 हो जाता है, कल भी पढ़े थे हम लोग। तो MP वेक्टर का वैल्यू क्या है, वेक्टर R माइनस D, ठीक, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैप n। सही है बात, एकदम सही है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0। क्यों 0 होगा वो आप समझ सकते हैं। तो OM वेक्टर का वैल्यू यहां पर D हो गया, है ना, ठीक। अच्छा, यहां पर देखो सर, आप तो अभी बताए थे कि D जो है वो केवल मैग्नीट्यूड है, थोड़ी देर पहले हम बोला। तो सर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिखे, यहां देखो। तो फिर सर आप इसको वेक्टर कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ना कि सर आप तो यहां पर बोले कि D जो है वो दूरी है। तुम देखो D क्या था, ये क्या है, OM वेक्टर क्या है, OM वेक्टर क्या है, OM वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर ऑन प्लेन फ्रॉम द कहां से भाई, ऑरिजिन, मूल बिंदु से परपेंडिकुलर है। तो D जो होगा, D और कुछ नहीं है, D तो केवल मैग्नीट्यूड है ना।
तो आपको बताना होगा कि डी के साथ लगेगा कौन, मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगता है, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, तभी तो वो सदिश बनेगा ना, वेक्टर फॉर्म आएगा। तो कैसे आएगा वो, तो तुम देखो समझो बातों को। समतल पर परपेंडिकुलर ये भी है, समतल पर परपेंडिकुलर ये भी है, तो जो इनकी दिशा होगी वही इनकी दिशा होगी। किसके नियम से, फ्री फॉर्म नियम। इसको उठाइए, इसके आगे लगा दीजिए, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्ट कैप इन जो बनेगा वो इसका क्या बन जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ वेक्टर, यहाँ से जो डी लिखे हैं वो सिर्फ डी नहीं होगा, डी कैप एन होगा ओ एम वेक्टर के लिए, ओ एम वेक्टर के डी कैप एन, अब प्लस एम पी तो हमको फाइंड आउट ही करना है, तो एम पी हो जाएगा एन। ये हुआ सही वैल्यू। अब हम इसको देखेंगे क्या बनेगा, ये वेक्टर आर डॉट कैप एन माइनस डी एन और डॉट एन बराबर 0। देखिए अब ध्यान से, वेक्टर आर डॉट कैप एन माइनस डी, क्योंकि एन डॉट एन का मतलब है एन का मैग्नीट्यूड, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 आएगा। दिस इंप्लाइज वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। ये है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब के रूप में। जब जहां बता देते हैं ना, जहां वेक्टर आर जो होता है वो एक्स आई वाई जे और जेड के, ये तुम अच्छे से जानते हो अगर तुम लाइन वाला पढ़े हो, रेखा वाला इक्वेशन पढ़े हो तो। कैप एन जो होता है वो अभिलंब सदिश का एकांक सदिश है, और स्मॉल डी जो है वो क्या है, मूल बिंदु से समतल या प्लेन की दूरी। ये जो वैल्यू निकला है यही है वो सूत्र जिसे कहते हैं कि अगर कोई सदिश दे दे, अगर मान लो कोई सदिश दे दिया, उस सदिश का यूनिट वेक्टर भी दे दिया, ठीक, और सदिश का मूल बिंदु से दूरी भी दे दिया, तो आप ये सूत्र लगाएंगे। बट ये काम कैसे किया, समझ में आया, फोटो समझ में आया है, नहीं आया है, इसको एक ट्राई और लेते हैं, फोटो को और समझाने का कोशिश करते हैं। चलो फोटो को फिर से बनाते हैं, ताकि हम लोगों को फिर से वही किताब लेकर के बताते हुए चलेंगे, इसको अच्छे से फिर से करेंगे क्लियर। क्योंकि देखो डेरिवेशन एक बात होता है ना, एक बार फोटो समझ में आ गया ना, समझो खेला हो जाना फिर। चलो देखते हैं, ये हुआ बाबू, ये हुआ बाबू, ये हुआ, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये x, ये y और ये z। देखिए ये हो गया, ठीक है। ये कोई भी प्लेन है, कोई भी समतल है, मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई समतल है, इतना तो बात समझ में आया। ये समतल है, कोई समतल है, इस समतल पर हम कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री फॉर्म, वेक्टर का फ्री फॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल से आप इसको अगर बोलेंगे कि समतल के इस पृष्ठ पर वेक्टर एन को आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर कहीं पर भी होगा, हर जगह ये काम करेगा। तो हम यहां पर एक ध्यान देखो, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक सदिश है वेक्टर एन, ये क्या हो गया है, इस सदिश वेक्टर एन को हम परपेंडिकुलर डाल दिया, इसलिए ऐसे शो किया। इसका मतलब क्या, पृष्ठ पर परपेंडिकुलर है, ये हो गया एक बात, बोला ठीक है। कहीं पर भी इस समतल पर कोई बिंदु है, समतल पर कोई बिंदु है जिसका नाम है P, और उस P का जो निर्देशांक है वो x y z है। चलो ठीक है, तो समतल पर हम एक बिंदु कहीं पर, ये वो पॉइंट हो गया, उसका नाम हम रख लिया P, और यहां पर कहीं पर हम n खींचे हुए हैं, ठीक है। और उस P को अगर हम मूल बिंदु से मिला दें, P को अगर हम मूल बिंदु से मिला दें, तो ये बन जाएगा वेक्टर R, जो इसकी OP की क्या बन जाएगी, स्थिति सदिश। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये ठीक है। अच्छा, इतना सा बात हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि मूल बिंदु से हम दूरी देख रहे हैं कि समतल की दूरी कितनी है मूल बिंदु से, वो भी परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है ना। तो मूल बिंदु से समतल की जो दूरी है, जिसका नाम हम रख रहे हैं m, यानी कि OM, इसका वैल्यू, इसका परिमाण है d, ठीक है। यही बस इतना सा बात है बाबू, इतना बात आप अपने आप को किसी भी रूप में समझा लीजिए। ये एक वेक्टर है, ये खुद वेक्टर है, सदिश है, ठीक है।
अब हम बोल रहे हैं कि ये सदिश है ना, इधर भी मिटाते हैं, इसको क्यों रखेंगे, इसको भी मिटाएंगे। तो ये सदिश है, बोला हाँ ठीक सदिश है, तुम सभी को बताओ। तो हम कह रहे थे, क्या क्या बात बोल रहे हैं, ये जो वेक्टर n है, वेक्टर n समतल यानी जो मेरा प्लेन है समतल पर लंब है, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो जिसकी दिशा कुछ नहीं होगी, n है, कैप n होगा। क्यों होगा, एकांक सदिश से ही तो दिशा का ज्ञान होता है, इसलिए। अच्छा ठीक, OM वेक्टर क्या है, OM वेक्टर जो है वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन से समतल की दूरी स्मॉल d है, वही OM है, वेक्टर है। P जो है वो समतल पर कोई बिंदु है, समतल पर कोई बिंदु x y z है, तो जाहिर सी बात है कि वेक्टर r जो होगा वो उसकी स्थिति सदिश होगी, ये हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक भाई, तो अगर हमसे, ये तो हुआ OM की बात, OM वेक्टर नहीं, ये बात है OM की। लेकिन अगर बात हम OM वेक्टर की कर दें तो वेक्टर का निर्माण किन किन चीजों से होता है, वेक्टर का निर्माण मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के गुणनफल के साथ है। तो मैग्नीट्यूड है d, OM को देखिए, मैग्नीट्यूड है d, किसकी दिशा में जाएगा भाई, ये उसी की दिशा में जाएगा जिसकी दिशा में ये लंब है। तो लंब तो बना हुआ है मेरा वेक्टर n, ये लंब है, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, तो वेक्टर n का एकांक सदिश क्या होगा, कैप n होगा, तो d डॉट कैप n। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है बाबू, आपको ये जो दूरी है ना MP वेक्टर, वही आपको निकालना है। वही MP वेक्टर का यहाँ पर हम कैलकुलेशन किया। तो बोले किस विधि से आप कैलकुलेशन कर डालें, तो हम बोलेंगे त्रिभुजों के सदिश योग नियम का इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं कि OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर बराबर OP वेक्टर। ठीक, निकालना क्या है हमको निकालना है MP वेक्टर। तो MP वेक्टर को हम अकेला कर देंगे, तो मेरे पास बचेगा OP वेक्टर माइनस का OM वेक्टर, यानी OP वेक्टर का वैल्यू वेक्टर r माइनस OM वेक्टर का वैल्यू है d डॉट कैप n। ये हुआ इक्वेशन 1। अब यहां देखो आगे क्या बोल रहे हैं, दो फॉर्मूला आपको जो शुरुआती है ना, उसी से आपका कुछ क्वेश्चंस डील हो जाते हैं, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा सोचा कि अच्छे से और कोशिश करते हैं, एक कोशिश और करके देखा कि शायद और अच्छे से समझा पाए हम। ठीक है, अब क्योंकि आपको MP मिला तो सवाल था कि MP कहाँ है। हम बोला बाबू MP कहाँ होगा, P यहाँ था, M परपेंडिकुलर यहाँ से इस पर गिरा दिए, इधर से गिराए M, तो यानी कि M लंब किस पर गिर गया, समतल पे गिरा। तो समतल पे जो लंब गिराओगे तुम एक लाइन खींच के देखो, इस पर परपेंडिकुलर डालो तो वही परपेंडिकुलर ऐसे निकल जाएगा, और जो परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा वो किसके बराबर है, N के बराबर जा रहा है, मतलब n की दिशा में जा रहा है। लंबाई कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो कि m भी तो आपका इस पर आ गया और MP वेक्टर आप निकाल देते हो। MP वेक्टर कितना निकाले हो, MP वेक्टर ये निकाले। अब देखो रेखा तो ऐसे गई हुई है, यानी कि परपेंडिकुलर इसमें कहीं पर भी गिर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लंब खींचा गया है, जो लंब खींचा गया वो रेखा पर समतल पर आया हुआ रेखा कौन है, वो MP पर परपेंडिकुलर होगा। इसलिए हम लिखा कि MP वेक्टर समतल पर है, समतल पर है, और n वेक्टर समतल पर क्या है, लंब है। सही है ना। और n वेक्टर नहीं, यहाँ पे n कैप की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि हम इसका जब दिशा वगैरह ले रहे थे तो हम सिर्फ इतना ही का बात कर रहे हैं, तो हम इतना ही पे लेके चलेंगे, हम पूरे वेक्टर की बात भी नहीं कर रहे हैं, बस छोटा सा लेके चलेंगे n कैप। तो हम ये कह सकते हैं कि MP वेक्टर और डॉट n कैप का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो अदिश गुणनफल 0 होता है। MP वेक्टर का जो वैल्यू है वेक्टर r माइनस d डॉट कैप n बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट कैप n माइनस d डॉट कैप n बराबर 0, मैग्नीट्यूड n डॉट n 1, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट कैप n बराबर d। ये मिल गया। अब इसमें सब वैल्यू को लिखा जाएगा, जहां कैप n अभिलंब
एकांक सदिश यूनिट वेक्टर जो अभिलंब के रूप में है, डी जो है वो दूरी को बता रहा है, कहाँ से? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से समतल की दूरी, ठीक है। और आर तो आपको पता ही है भाई, वेक्टर आर क्या होता है? एक्स आई वाई जे और जेड के, हो गया, ठीक है। हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया भाई? कि वेक्टर आर डॉट कैप एन बराबर डी होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमको एक समीकरण मिल गया। और कब ये समीकरण मिला है? जब मेरे पास कौन वैल्यू लगा हुआ है, हाथ लगा हुआ है? जब मेरे पास एक वैल्यू लगा हुआ है हाथ, वो है मैग्नीट्यूड का, ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड बोलते हैं एकांक सदिश का, यूनिट वेक्टर का। क्लियर हो गया? चलिए सर, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को एकांक सदिश के रूप में नहीं बल्कि वेक्टर के रूप में देखें, तब ये कैसे काम करेगा उसको भी देखना होगा। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब अभी आप एकांक सदिश यूज कर रहे थे, अभी आप वेक्टर रख लो तो वेक्टर के फॉर्म में, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर तो ये निष्कर्ष कैसे निकला बाबू? ये निष्कर्ष निकला है इस वाले फॉर्म के वजह से, और ये निष्कर्ष निकला कहीं ना कहीं ये वाला लॉजिक हम इस्तेमाल किया कि समतल पर ये कोई एमपी वेक्टर है और ये जो वेक्टर एन गया हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा हम लिया एन कैप, और बोला क्या कि ये इस पर परपेंडिकुलर, सिर्फ छोटा सा हिस्सा एन कैप, चलो इसका कैप निकाला, ये पूरा वेक्टर हटा दिया, पूरा वेक्टर हटा दिया, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो एमपी है वो यही एमपी है, इस पर आकर के ये वाला रखाया हुआ है ना। इस वजह से जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकाला तो ये वाला फॉर्मूला मिला, ठीक। अब हम बोल रहे नहीं, ये भी तो कहा जा सकता है ना, इसको हम अलग सा रूप दे रहे हैं, अनदर एक्सटेंट, कुछ अलग करते हैं। तो हम ये करें जो एमपी है, एमपी वेक्टर जो है उस पर परपेंडिकुलर एन वेक्टर भी तो कहा जा सकता है। उस पर देखो यहाँ पे, उस पर परपेंडिकुलर एन वेक्टर भी तो कहा जा सकता है, चेक करो। एमपी पर परपेंडिकुलर एन भी तो कहा जा सकता है। तो अब क्या, तो अब कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है, एमपी पर परपेंडिकुलर वेक्टर एन कहा जा सकता है। तो एमपी वेक्टर कहाँ है? ये वेक्टर आर माइनस डी डॉट एन, ये हुआ एमपी। उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर एन है, तो यानी कि वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये चीज तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर डी डॉट कैप एन डॉट वेक्टर एन बराबर 0। इसका वैल्यू क्या होगा? एन कैप और एन वेक्टर का। तो चेक करो क्या चीज कि एन कैप और एन वेक्टर का वैल्यू अगर हम सिर्फ और सिर्फ एन का मैग्नीट्यूड लिख दे तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा कैसे? तो हम बोलेंगे देखो ऐसे कि एन कैप डॉट एन वेक्टर को कैसे हम लिख सकते हैं? तो एन वेक्टर को हम लिख सकते हैं एन और मैग्नीट्यूड एन। देखो तो ये लिखा जा सकता है, एन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, कोई भी सदिश अपने कैप यानी दिशा और मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर चलता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर तुम इसको गुना कर दो तो ये वैल्यू 1 बना लेगा, तो बचेगा क्या? केवल मैग्नीट्यूड ऑफ एन बचेगा, यानी केवल परिमाण एन का बचेगा। तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट आ रहा है आर डॉट वेक्टर, ठीक है ना, और माइनस का डी और सिर्फ वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड बचेगा, केवल मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं, बराबर 0। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, और वी कैन राइट वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर कैपिटल डी। बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल डी। अब पढ़ो इसको, ये क्या क्या है। यहां पर वेक्टर एन जो है वो है अभिलंब सदिश, और यहां जो निकाले थे यहां पर कैप एन था, वो था अभिलंब का एकांक सदिश। इसके बाद हम निकाला था वहां पे स्मॉल डी, यहां है कैपिटल डी। ये कोई भी दूसरा अचर पद है, कोई भी कांस्टेंट है, ये दूरी नहीं बता रहा,
ये स्मॉल डी था, ये मूल बिंदु से ओरिजिन से समतल के बीच की दूरी बता रहा था, समतल तक की दूरी बता रहा था। ये समतल था और इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऐसे ऐसे दूरी बता रहा था, ये दूरी को बता रहा था। ये नहीं है कैपिटल डी, वो थोड़ी ना बता रहा है। कैपिटल डी तो मल्टीप्लिकेशन बता रहा है, किसका? दूरी में। देखो स्मॉल डी दूरी में वेक्टर के मैग्नीट्यूड के गुणनफल का प्रतिफल बता रहा है कैपिटल डी। और वेक्टर आर जो है वो हमेशा की तरह एक स्थिति सदिश है समतल पर स्थित किसी भी दूसरे बिंदु के लिए, किसी भी दूसरे पॉइंट के लिए। अब सुनो ध्यान से बात को। अब आपको समझना है कि मेरा पूछा गया प्रश्न में, जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा उसमें से कौन सा ये फॉर्म लगेगा, कौन ये फॉर्म लगेगा। उसी के लिए हम लोग को एग्जाम्पल करना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल करेंगे तब हम लोगों के दिमाग से वो जो बादल है ना वो छटेगा कि एक्चुअल में हमसे कौन सा फॉर्म पूछा है। तो चलो हम यहाँ पर से फॉर्मूला शुरू करते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं और उसको क्लियर करते हैं। पहला तो हम यहीं पर बात करेंगे, अलग क्यों करेंगे, हम पहला यहीं पर से बात करते हैं और प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर, पहले इसको मिटाना भी पड़ेगा, इसको मिटाना भी तो पड़ेगा, है ना। हाँ सर, चलिए देखा जाए कहाँ गया भाई एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होना तो चाहिए। क्या इसका डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म भी निकाल दिया जाए? तो वो भी बता दिया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म देख रहे हैं कि किताब में पेज ही खुला है तो डायरेक्शन कोसाइन के पास, तो उसको भी देख लें। आर को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो आर को हम लोग लिखते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के फॉर्म में, ठीक है। ये हुआ आर का, ये किसका फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ वेक्टर आर का, ओके। कैप एन का फॉर्म क्या होगा? इसको हम लिखेंगे एल एक्स एम वाई एन जेड। क्यों आप लिख रहे हैं ऐसे? एलिमेंट क्यों लिख रहे हैं? जबकि एलिमेंट तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो अगर आप डायरेक्शन कोसाइन पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि किसे कैसे निकाला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी दिए गए वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं और उस यूनिट वेक्टर का जो अदिश घटक होता है वही तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख दिया, सही है ना। एलिमेंट लिख दिया क्योंकि यही तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे आर डॉट एन, वेक्टर आर डॉट एन। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? एल एक्स एम वाई, मतलब ये वाला वैल्यू एल आई है, सॉरी एम जे है और ये के है। जब दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल एक्स एम वाई और एन जेड, सही है क्या। और ये दूरी कितना निकल कर आएगा? डी। ये हो गया क्या? समतल का समीकरण। ये है इसका कार्टेशियन फॉर्म में। ये भी है क्या? ये भी है, ये भी है, ये भी है समतल का समीकरण, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समतल का समीकरण। क्या इसका भी समतल का समीकरण होगा? हाँ होगा बाबू। यहां पे देखो ध्यान से, वेक्टर आर बराबर क्या होगा? एक्स आई वाई जे और जेड के। एन वेक्टर क्या होगा? एन वेक्टर को हम ऐसे बोल दें, ए आई बी जे और जेड के, ठीक है, सॉरी सी के। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, नॉट कि कैप एन, वेक्टर एन इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई सी जेड। और उसका वैल्यू क्या है? बराबर कैपिटल डी है। लीजिए ये बन गया, जहां पर वेक्टर एन के दिक् अनुपात एबीसी है, कैपिटल डी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स वाई जेड जो है वो वेक्टर आर क्या था? आर कोई भी पॉइंट है जो प्लेन पर है, ये उसका इक्वेशन हो गया। मतलब फॉर्मूला देख लो, हम सब मिटाएंगे लेकिन फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे अभी, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं मिटाने वाले, फॉर्मूला नहीं मिटाएंगे हम, ठीक है। ये जो वेक्टर एन है, ठीक है ना, ये वेक्टर एन है तो ये कोई भी सदिश हो सकता है ना। एक्स वेक्टर एन के लिए हम यहाँ पे जो लिखा है वो हम लिखा है ए, तो ये ए आई बी जे और सी के है, कोई भी ए बी सी है। वेक्टर आर तो आपको बता ही दिया गया कि वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर हो जाएगा एक्स आई, और ये हमेशा एक्स वाई जेड होता है ना,
जोड़ z के, ये फॉर्मूला बना रहा होता है, इसलिए ये दोनों हो गया। वेक्टर n का भी लिख दिया आपको। तो हम ये सूत्र को हम नहीं मिटाएंगे ताकि हम आपको समझा पाएं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको भी कोशिश करेंगे ना मिटाएं, और यहाँ पर हम इसको इस सबको रफ कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आ गया कि अब हम लोग ये करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि कैसा इक्वेशन चलता है समतल वगैरह के लिए और कैसे ये बिहेव करता है, कैसे इनका काम है। तो पहले तो क्वेश्चन देखना होगा, उसके लिए हमको उस क्वेश्चन नंबर को ढूंढना होगा। कहाँ गया? हाँ ठीक है, उदाहरण नंबर 13। तो कहाँ से हम बनाएं? यहाँ से बनाते हैं। चलिए उदाहरण 13 आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं। हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, उसके दो फॉर्मूले मेरे पास हैं। प्रश्न जैसे बोला है तो हम वैसे अपने आप को समझा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है? वेक्टर r डॉट कैप n इज इक्वल टू स्मॉल d। एक सूत्र तो ये है मेरे पास, इक्वेशन 1 ये लगा सकते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू कैपिटल D, और दूसरा फॉर्मूला ये है मेरे पास। ठीक, इन्हीं दोनों में से किसी का यूटिलाइज होने वाला है। आगे जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। चलिए दूरी भी दे दिया है, मूल बिंदु से दूरी दे दिया गया स्मॉल d बराबर 6/√29। तो स्मॉल d तो हमको मालूम है, ठीक है, 6/√29। और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश ना कि अभिलंब एकांक सदिश, अभिलंब सदिश दे रखा है उन्हें। यानी अभिलंब सदिश कौन होता है? वेक्टर n, ये ही अभिलंब है। वो उसका वैल्यू है वेक्टर n इज इक्वल टू 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। चलिए ये भी मिल गया हमको वैल्यू, ये भी दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। तो इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात करें। पहले आपको इसका सदिश समीकरण निकालना है, उसके बाद इसका आपको कार्तीय समीकरण निकालना है। ओके 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 ओके, ठीक। तो देखो क्या क्या वैल्यू दे दिया। मूल बिंदु से दूरी दे दिया है, स्मॉल d दिया है, कैपिटल D नहीं है, स्मॉल d दे दिया है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा, लेकिन फिर वेक्टर n दे दिया, यानी ये वाला वैल्यू दे दिया। कर दिया ना परेशान, कर दिया परेशान। अब आपको समझना है, तो बाबू ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि कैसे काम करेगा। दिया है कि मूल बिंदु से दूरी है 6/√29। हम बोला ठीक है, दिया हुआ तो है। और अभिलंब सदिश दे रखा है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। एक बात पे गौर करो, अगर कभी लगे कि ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 आ जाता है तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा ये, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं आता तो ये आम वेक्टर होगा। और खैर ये तो मूल बिंदु से दूरी वो खुद ही कह दिया, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। देखो कैसे कर लेंगे यूज, कैसे करते हैं यूज, दिमाग से करते हैं और कैसे करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं बाबू। अब इतना सा बात तो समझ में आ ही रहा होगा, हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, जगह हमको चाहिए था थोड़ा सा, इसलिए। चलो देखो ध्यान से। तो बाबू ऐसा करते हैं, डी दिया है, इसको हम यूनिट बना लेते हैं। कैसे यूनिट बनाते हैं? तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर n को भाग लगाना पड़ता है उसी के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो 2i माइनस 3j प्लस 4k को भाग लगा देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये समझ में आया? फॉर्मूला का चुनाव कैसे करते हैं? आ जाना चाहिए बाबू, एकदम आ जाना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मूला का चुनाव बहुत ज़रूरी है ना। तो n इज इक्वल टू 2i माइनस का 3j प्लस का 4k अपॉन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 29। तो क्या पेन हो जाएगा? 2/√29i माइनस 3/√29j प्लस 4/√29k। ठीक है, कैप मिल गया ना। अब आ जाइए, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? कैप निकाल रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला है। तो इसलिए समतल का समीकरण वो क्या हो गया? वेक्टर r डॉट कैप n का फॉर्मूला ये हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k बटे में √29 इज इक्वल टू d, जो कि है 6/√29। तो रिजल्ट आ गया वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j
प्लस 4k इज इक्वल टू 6। यही इसका हो गया आंसर। आपको ये नहीं लगाना है, यही हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी है या कैपिटल डी। स्मॉल डी था, रख दिया। यहाँ पर वेक्टर देगा तो मैग्नीट्यूड, वेक्टर देगा तो यूनिट वेक्टर बनाना कितना मुश्किल होता है भाई। वेक्टर के वो भाग लगा देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से तो यूनिट वेक्टर बन जाता है ना। अच्छा, आंसर मिला लेना चाहिए इसका ना। तो आंसर इसका हो गया, काटना नहीं है वैल्यू को, ओके। तो इसको सेपरेट करके रख देना है। अभिष्ट समीकरण सिर्फ यही है, ठीक है। क्या निकालना है भाई, इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात करना है ना। ये तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, ये बस ऐसे ही काटना नहीं है वैल्यू को, मतलब इसको एज इट इज छोड़ देना है, यानी हल नहीं करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है भाई। हल नहीं करेंगे हम इसको यूं ही 29 और 29 रहने देंगे। यहीं पे मामला ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक, चलिए भाई, मामला ख़त्म हो गया तो हम भी इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसमें एक और प्रश्न पूछ लिया था जो कि किताब में एग्जाम्पल में नहीं बनाया। इसका कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करें। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है इस केस के लिए, देखो ध्यान से, इस केस के लिए कार्तीय समीकरण क्या होगा, दो तरह से तुम बना सकते हो। एक तरीका तो बाबू ऐसा है कि इसके लिए LXMYNZ लिख दो। और LMN क्या होता है भाई, यूनिट वेक्टर का जो भी अदिश गुणन होता है वही तो LMN होता है। देखो ये यूनिट वेक्टर है और ये उसका अदिश गुणन है, यही L है, ये M है और ये N है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2/√29 x माइनस 3/√29 y MY NZ, N कौन है ये 4/√29 z बराबर 6/√29। क्यों सर, कैसे भाई, LXMYNZ LMN नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। R की जगह पर तुम क्या रख दोगे, XI प्लस YJ प्लस Z के, फिर तो गुना कर सकते हो ना, इसको तुम सेपरेट कर सकते हो ना भाई। ये सब तो पढ़े हुए हैं अब लोग, है ना। तो उसी तरह से चीज को बनाओ ना फिर, जब पढ़े हुए हैं तो। कितना मुश्किल काम यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक। ये हुआ उदाहरण नंबर 13। नहीं समझ में आया, उदाहरण नंबर 14 और क्लियर होगा, तो उसको हम यहां बना रहे हैं एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 14। चलिए देखिए कहां गया भाई, समतल दे रखा है, उदाहरण नंबर, अब इसको मिटा रहे फोटो, इसका भी हमको जरूरत नहीं लग रहा। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग यूं ही समझ रहे हैं चीजों को, है ना। देखो जब तक प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे इसमें तो सीखेंगे भी नहीं, इसलिए करना पड़ता है। तो दिया हुआ समतल वेक्टर R डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, ठीक है। मूल बिंदु से डाले गए लंब, तो बाबू मूल बिंदु से डाले गए लंब का क्या मतलब है, उससे क्या अर्थ निकल रहा है उसको समझाइए। तो सर मूल बिंदु से डाले गए लंब का मतलब है ये लंब, ये जो मूल बिंदु से डाला जाता है स्मॉल d, है ना। मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। लंब जो होगा मूल बिंदु से डाला गया उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन बताना है, वो तो बाद में होगा। पहले है क्या दिया हुआ, पहले वो तो निकाल लें, बाद में हम d देख लेंगे, है ना। ठीक, देखो क्या क्या है यहां पर तो दे रखा है, इसको चेक करो तो क्या ये यूनिट वेक्टर है 36 9 4, नहीं यूनिट वेक्टर तो नहीं है बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं रूप है वेक्टर R डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इज इक्वल -1। भाई +1 हो जाएगा तो -1। और इधर जो भी वैल्यू हो इसको हम नेगेटिव में नहीं रखना चाहते, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से इधर गुना कर देंगे, यानी दोनों ओर -1 से गुना कर दो। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 2k बराबर 1। अब ये रूप किसका है, वेक्टर R डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d का, क्योंकि ये वेक्टर n है। क्योंकि देखो तुम इसको हल करो, 2 दूना 4 9 और 36, ये 1 नहीं बनाता इसीलिए वेक्टर n है, और ये d है। हाँ यही है, लेकिन हमको तो चाहिए स्मॉल d, हमको तो चाहिए मूल बिंदु से। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है वो, कि मूल बिंदु से डाले गए लंब, तो मूल बिंदु से जो लंब डाला गया वो ये रेड वाला लाइन था, ये समतल पे डाला गया, तो हमको d चाहिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको किस में तब्दील करना होगा,
किस में करना होगा? कैप एन में, क्योंकि जब जब फॉर्मूला में वो कैप एन में बदला है तभी हमको स्मॉल डी मिला है, और जब वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो कैपिटल डी रहेगा, जब कैप के फॉर्म में रहेगा तो स्मॉल डी मीन्स मूल बिंदु से समतल पे डाला गया परपेंडिकुलर, है ना, अंदर से समतल पे डाला गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसको कैप में बदलेंगे। क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर एन है ही है मेरे पास, वेक्टर एन है ही है, तो इधर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन से भाग लगा देंगे, तो इधर भी मैग्नीट्यूड, दोनों और मैग्नीट्यूड वेक्टर एन से भाग लगाने पर क्या होगा इससे फायदा? इससे फायदा ये होगा कि ये मेरा कैप एन में बदल जाएगा, और जैसे ही ये कैप एन में बदलेगा तो ये अपने आप स्मॉल डी में बदल जाएगा। क्यों? सवाल है क्यों बदल जाएगा? तो हम बोलेंगे कि याद करो थोड़ा देर पहले कहीं पर हम जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हम वहां पर क्या बताया था, मिटा दिया है अभी बट कोई बात नहीं, वहां पर हम क्या बताया था कि स्मॉल डी के साथ, वीडियो देखो, ये मिल रहा था, मैग्नीट्यूड मिल रहा था ना, तो इसका, और इसी के बदले हम कैपिटल डी लिखवा दिया है। चेक करो कॉपी, चेक करो, कैपिटल डी लिखवा दिया है। तो अगर हम इसमें वेक्टर एन से भाग लगा दें तो हमको फिर से स्मॉल डी मिल जाएगा। तो हमको वो चीज़ सोचना नहीं है, हमको बस फोकस, मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस क्या है इस मैथ में? इस मैथ में मेरा फोकस है, सर ये प्रश्न है और हमको पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से समतल पर परपेंडिकुलर डालना है, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से समतल पर परपेंडिकुलर डालना है, यानी सर हमको स्मॉल डी निकालनी है, उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन वगैरह जो भी है वो बाद में निकलेगा, सर हमको पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से समतल पर परपेंडिकुलर डालना है, यही बात है ना। तो जब पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से समतल पे हमको परपेंडिकुलर डालना है बाबू, तो हम ये सोच रहे हैं खुद में कि परपेंडिकुलर डालना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी तब आया है मेरे फॉर्मूला में जब जब वेक्टर एन नहीं रहा है, कैप एन रहा है, और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये कैप एन नहीं है, ये वेक्टर है, और इसका प्रमाण क्या है मेरे पास कि ये मैग्नीट्यूड इसका हम देख रहे हैं 1 नहीं आ रहा। अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए था? इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाना चाहिए था। और एक छोटा सा हम काम किया कि इससे नेगेटिव हटाने के लिए दोनों ओर -1 से गुना किया, यही ना। जब ये वाला पॉइंट हमको मिला तब हम समझ गए कि ये तो भाई वेक्टर एन है, इसको हमको कैप में बदलना है, तो किसी भी सदिश को कैप एन में एकांक सदिश बनाने के लिए हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाते हैं। इसके बाद क्या देखो, इसके बाद हुआ ये कि ये हो गया वेक्टर एन डॉट, और यहाँ पर वेक्टर आर डॉट कैप एन का वैल्यू हो गया माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 2k, है ना, और बटे में चला गया इसी का मैग्नीट्यूड, क्या होगा 36, 9, 4, जो बिल्कुल बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा? इधर d अपॉन समथिंग, तो d का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट, वही चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, 36, 9 और 4। हमको मिल रहा है वेक्टर r डॉट माइनस का 6 बटा 36, 40, 49 यानी 7i प्लस का 3 बटा 7j प्लस 2 बटा 7k इज इक्वल टू 1 बटा 7। हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है। ये जो 1 बटा 7 है ना, यही वैल्यू है 1 बटा 7 जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? डी का। और ये क्या है? सुनो ध्यान से, और ये क्या है सर? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ध्यान से सुनो मेरी बात को, एकदम ध्यान, एकदम कंसंट्रेशन इधर उधर मत करो, एकदम आराम सुनो। ये क्या है? ये है कैप एन, ये है कैप एन। अब अपने दिमाग को थोड़ा सा रिकॉल करो, उस तस्वीर की ओर चलते हैं जो वेक्टर के लिए हर बार हम बनाते आए हैं, जो अभी हम फिर से बना रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्या निकला है, क्या मिला है। ऐसे फालतू में फकेतगिरी वाला पढ़ाई मत करो। आज का टॉपिक जो है बाबू बहुत सीरियस वाला टॉपिक है। आज अगर नहीं समझे तो आने वाले दिनों में, इसीलिए तो हम आज के वीडियो के बाद 2 दिन का रेस्ट, कोई वीडियो नहीं देने वाले। घोर के ये दोनों टॉपिक एकदम पी जाओ दिमाग में कि कब वेक्टर एन का कॉन्सेप्ट है, कब कैप एन का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आता है तो बेकार है 3D, फिर हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। सीधे बोल देना कि सर मत पढ़ाइए, हम भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझे तो बेकार है, एकदम बेकार है सब कुछ, बिल्कुल नहीं होने वाला है। नहीं खत्म होगा, उससे बेहतर है कि सीधे बोल दें कि नहीं पढ़ाई हुई है, वो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहेगा। देखो, तो यहां से इस पर समतल पे जो परपेंडिकुलर डाला वो वैल्यू कितना निकला? 1/7, दूरी निकल गया। लेकिन प्रश्न हमसे दूरी नहीं मांगा, प्रश्न कह रहा है लंब इकाई सदिश
लंब इकाई सदिश है ना, तो ये तो परपेंडिकुलर है। लंब इकाई सदिश कौन है? यह देखो यहाँ ये वेक्टर n, तो ये वाला जो छोटा सा वैल्यू है, ये जो छोटा सा वैल्यू है, ये छोटा सा जो वैल्यू है, यही तो था मेरा कैप n फोटो में, अगर आपको याद हो तो बोलता है डाले गए लंब इकाई सदिश मूल बिंदु से, लंब इकाई सदिश यानी कैप n सदिश क्या दिक कोसाइन, तो कैप n का वैल्यू क्या मिला? तो कैप n का जो वैल्यू हमको मिला है वो है -6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k। उसके दिक कोसाइन ज्ञात करें। किसी यूनिट वेक्टर का जो अदिश घटक होता है वही उसका दिक कोसाइन होता है। तो l बराबर -6/7, m बराबर 3/7 और n बराबर 2/7। यही है इसका आंसर। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइड करके फिर से देखो, बार बार देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम इसके बाद ये 2 क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद हम कोई वीडियो नहीं बता रहे हैं। और ये वीडियो हम तब बताएंगे जब हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ तुमको ये दोनों लेक्चर्स, ये जो अभी हम 3D के बारे में, जो प्लेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए हैं, अगर ये ढंग से समझा पाए हो तो। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, तब तक के लिए सिलेबस सब पर कमांड रखें, मॉडल पेपर बनाते रहें, याद करते रहें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश करें, हमको बार बार बोलना ना पड़े। थैंक यू।